नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के हिंदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित। मैं आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ आपकी क्लास उपस्थित होकर लेकर के। तो सभी लोग यहाँ पे फटाफट लाइव आ जाएंगे। मैं आप सभी के सामने हाजिर हो चुका हूँ, याद रखिएगा। तो चलिए, आज एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आर्ट एंड कल्चर के विषय में। टॉप क्वेश्चन लगा रहे हैं प्रीवियस ईयर के। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इन आर्ट एंड कल्चर के, उसके क्वेश्चंस आपको मैं लगवा रहा हूं यहां से। 15 से 18 20 क्वेश्चन आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं। तो फटाफट सभी लोग यहां पे उपस्थित हो जाएंगे और सभी के सभी लोग यहां पे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आप सभी को नोटिफिकेशन वगैरह यहां पे मिल पाए, याद रखिएगा। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का सेशन ये, क्योंकि आज इसमें हम बहुत सारी चीजें देखते रहेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले बेटा बात करेंगे सब्सक्रिप्शन की। अगर आप लोगों ने अभी तक अनअकैडमी के लर्निंग ऐप का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो पहली बात तो, अगर अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए आप लोग। एंड्रॉइड पे और आईओएस पे दोनों पे मिल जाएगा। वहां से डाउनलोड करने के बाद आप लोग वहां पे अपनी कैटेगरी फिल करके वहां पे आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। क्योंकि सब्सक्रिप्शन का फायदा ये होता है कि आपकी तैयारी को आसान बना दिया जाता है, याद रखना। और अगर आपको टेलीग्राम चैनल है अनअकैडमी अंकित के नाम से, अगर पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पे आ सकते हैं। पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल है अंकित अनअकैडमी अंकित के नाम से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी इसका मिल जाएगा। कुछ जानकारी मेरे बारे में है, देख लीजिएगा आप लोग बेटा। और यहाँ पे जागृति अवस्थी जी ने यहाँ पे दूसरा रैंक हासिल किया है यूपीएससी सीएससी कैटेगरी में। और ये भी याद रखना सभी लोग यहाँ पे कि याद रखिएगा कि ये अनअकैडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म से, ठीक है, जुड़ी हुई थी, याद रखना। और आप सभी को बता दें कि इतने सारे बच्चों ने यहाँ पे अपने रैंक हासिल किए हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितने रैंक है। एआई रैंक 20, 16 है, 14 है, 13 है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। और अगर बात किया जाए तो 169 प्लस बच्चों ने यहाँ पे अपनी सफलता हासिल की है, याद रखना। तो आप लोग ले सकते हैं यहाँ पे, याद रखिएगा। आप लोग अगर 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो बुक्स की सुविधा भी उपलब्ध करा दी जा रही है आप लोगों के लिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये बुक्स हैं, याद रखना। तो ऐसा नहीं है कि दोनों लैंग्वेज नहीं, दोनों लैंग्वेज में ये बुक्स प्रोवाइड कराई जा रही हैं। और यहाँ पे लोन की भी सुविधा उपलब्ध है, आप अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए लोन की भी सुविधा उपलब्ध है 0 इंटरेस्ट रेट पे, वो भी याद रखिएगा। और प्लस और आइकॉनिक के 2 सब्सक्रिप्शन है। प्लस का है, एक आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है। प्लस से बेहतर आपका आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक पर्सनल एडवाइजर देखने को मिलता है जो आपकी तैयारी को बेहतर और बेहतर करने का प्रयास करेगा, याद रखिएगा। दोनों सब्सक्रिप्शन है वो आप सभी को 10% का ऑफ मिलेगा अगर आप कोड मेरा लगाओगे ANK06। ये मेरा रेफरल कोड है, इसको लगा करके आप लोग 10% का ऑफ ले सकते हो, याद रखना। और आप सभी को बता दें यहाँ पे कि यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल में भी आपको सेम कोड से 10% का ऑफ मिलेगा। और आप लोगों के अनअकैडमी चुनौती 2.0 बैच आ चुका है, 2.0 कह सकते हैं आप लोग। फ्री टेस्ट सीरीज है, ये अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है। अक्टूबर में कोड लगाना ANK06 और इसका फायदा उठा लीजिए आप लोग, याद रखिएगा। यहाँ पे 6 तारीख से, मतलब कल से कुछ बैचेज स्टार्ट किए गए थे। और यहाँ पे 2 बैच था आपका, 1 ईयर का बैच यूपीएससी सीएससी के लिए, 2 ईयर का बैच यूपीएससी सीएससी के लिए। अब याद रखिएगा कि 18 अक्टूबर से नया बैच आने वाला है, याद रखना। 2 बैचेस दिन में स्टार्ट किए जा रहे हैं आप लोगों के लिए, याद रखिएगा। और यहाँ पे 2 अक्टूबर से आप सभी लोगों के लिए बेटा वीकेंड करंट अफेयर्स सिंप्लीफाइड बैच स्टार्ट किया गया है, याद रखना। चलिए, आज का के क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। बेहतरीन से क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो सभी लोग लाइक और शेयर करते रहिएगा, ठीक है। और जवाब भी आराम से देते रहिएगा, क्योंकि ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं क्वेश्चन 2000 लगभग मतलब 2011 से लेकर के 20 तक का यहाँ पे क्वेश्चन है। विशेषकर वही है, विशेषकर आपके 5 सालों के, 20 के, 19 के, 18 के, 17 के, 16 के, 15 के, विशेषकर वही क्वेश्चन आज लगे हुए हैं, याद रखना। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, ठीक है। परंपरा दिया है, राज्य दिया है, दिखा है चपर चार कूट त्योहार, ठीक है। फिर कह रहा है यहाँ पे मिजोरम, फिर कह रहा है खोंग जाम पर परबा गाथा गीत मणिपुर, फिर दिया है गाथा ठीक है, थांग टा नृत्य सिक्किम। उपयुक्त में से कौन से यहाँ पे सुमेलित नहीं है, सॉरी सुमेलित है। चलो बताओ, सुमेलित है, ध्यान पूर्वक यहाँ पे जवाब देंगे। बेहतरीन सा क्वेश्चन है ये, आराम से सोच समझ के जवाब दीजिएगा। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल कठिन नहीं है, तो ध्यान से जवाब देंगे। चलो बताओ, बहुत आसान है। कौन सा ऑप्शन नीचे दिया गया है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा और जवाब दीजिएगा। कौन से सही सुमेलित है?
चलिए तो देखो यहां पे चपचार कुट त्योहार की बात करें तो मिजोरम में मनाया जाता है। खोंगजाम परबा गाथा गीत की बात करें तो मणिपुर का है। तीसरा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। थांग टा नृत्य कह रहा सिक्किम, कहां का है? मणिपुर का है। ठीक है, युद्ध शैली है ये, याद रखिएगा। ठीक है, युद्ध शैली है, याद रखना। एक अगर देखा जाए यहां पे तो क्या है बेटा, अगर देखा जाए तो युद्ध कला है यह, एक युद्ध शैली कह सकते हैं इसको, या फिर युद्ध कला शैली कह सकते हैं। ठीक है, याद रखना। तो युद्ध कला शैली है यह, एक मणिपुर में मनाया जाता है, याद रखिएगा, या फिर हमको मणिपुर कहते हैं, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। तो ध्यानपूर्वक सभी लोग देखते रहिएगा और जवाब यहां पे ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। ठीक है, देते रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मणिपुर संकीर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह गीत और नृत्य का प्रदर्शन है। केवल करताल ही वह एकमात्र वाद्य यंत्र है जो इस प्रदर्शन में प्रयुक्त होता है। यह भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं को वर्णित करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है। उपयुक्त में से कौन से कथन यहाँ पे सही है? मणिपुर में, याद रखिएगा, यहाँ पे एक त्योहार है जिसको हम बोलते हैं संकीर्तन। चलो बताओ, संकीर्तन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चलिए बताइएगा। देखो इसमें याद रखना, अगर देखा जाए तो 3 काम होता है इसमें। ध्यान से पहले सभी लोग जवाब देंगे यहां पे। तो 3 काम इसमें होता है। पहला काम अगर बात करें मणिपुर संकीर्तन की, तो वहां पे उसमें गीत गाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, बजाया भी जाता है उसमें, मतलब वहां पे वाद्य यंत्र का भी प्रयोग किया जाता है और नृत्य का प्रदर्शन भी किया जाता है। तो यहां पे पहला ऑप्शन सही हो गया आपका कि यह गीत और नृत्य का प्रदर्शन है। ठीक है, ये केवल करताल सिंबल जिसको कहते हैं ही एकमात्र वाद्य यंत्र है जो इस प्रदर्शन में प्रयोग होता है। गलत हो जाएगा, ढोलक का भी प्रयोग होता है। ठीक है, इसमें ढोलक का भी प्रयोग किया जाता है, याद रखना। और यह भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं को वर्णित करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है। इस वजह से 1 और 3 दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए बेटा यहां पे तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखना, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के धार्मिक इतिहास की बात हो रही है। कह रहा है सौत्रानीतिक, ठीक है, सौत्रानीतिक और समितीय जैन मत के संप्रदाय थे। ठीक है, सर्वास्तवादियों की मान्यता थी कि दृग् विषय जिसको फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है अपितु व्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? चलो बताओ, ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से बताइएगा सभी लोग। चलो बताओ यहां पे। देखो अगर बात करें सत्रावनिक और यहां पे ठीक है समितीय जैन मत के संप्रदाय हैं, गलत हो जाएगा। ये आपके बौद्ध मत के संप्रदाय हैं। किसके? बौद्ध मत, याद रखना। पहला ऑप्शन गलत। दूसरा कह रहा है कि सर्वास्तवादियों की मान्यता थी कि दृग् विषय जिसको फिनोमिना के नाम, जिसको फिनोमिना कह सकते हैं हम, वहां पे फिनोमिना के अवयव जो है पूर्णतः क्षणिक नहीं है अपितु व्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। एकदम सही है, वो बोला गया वहां पे कि जो फिनोमिना के अवयव हैं वो पूर्णतः क्षणिक नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ उसमें अस्थायित्व तो आपको देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर यहां पे क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा, अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है और प्रायः चित्रकारी है जो अजंता में है, बादामी में है, बाघ में है या फिर एलोरा में है। बहुत आसान और बहुत सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन। चलिए बताइएगा। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रकारी है जो कहां पे अवस्थित है? अरे मैंने पढ़ाया है भैया, ये क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर में करवाया था मैंने। अजंता में है, गुफा नंबर 1 बताया था ना, गुफा नंबर 1 में अवस्थित है, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। चालीहा साहिब उत्सव
सिंधियों का, राज जात यात्रा गोंडों का, वारी वार करी संथालों का। ऊपर दिए गए उपयों के सही उपयोग चुनिए। चलो बताओ, यहाँ पे नीचे आपका वो लगा हुआ है, चलो ध्यान से देखो, बताओ। चलिए ध्यान से देखिए और ध्यानपूर्वक बताइए, बेहतरीन और आसान सा क्वेश्चन है ये। चलो बताओ, बताइए भैया, चलिहा साहब उत्सव की बात हो रही है। कौन सा इसमें सही सुमेलित है, याद रखना, ये पूछा है। ध्यान से जवाब देंगे। चलिए मैं बताता हूं, ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो पहला है चलिहा साहब उत्सव सिंधियों का, एकदम सही हो जाएगा, ये आपका महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में मनाया जाता है, याद रखना। फिर कह रहा नंद राज जात यात्रा, यह आपका गोंडों का गलत हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कहां पे है, उत्तराखंड में, नहीं हिमाचल प्रदेश में है, एचपी, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा, ठीक है। नंदा देवी मंदिर जो आपका है वहां पे मनाया जाता है, यह यात्रा निकाली जाती है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में आपका पड़ता है, कि यहाँ पे नहीं सर, कहाँ है, उत्तराखंड में है, सॉरी उत्तराखंड में है, ये महाराष्ट्र हो गया, उत्तराखंड में है ना, हाँ उत्तराखंड, नंदा देवी मंदिर आपका उत्तराखंड में है ना, हाँ उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड में। उसके बाद वारी वार करी संथालों का, ये गलत होगा, ये तो एकदम गलत है, आप सभी को पता है यहाँ पे, ठीक है। यह महाराष्ट्र में मनाया जाता है, किसके, विठोबा लोगों द्वारा, विठोबा देवता, विठोबा देवता के उपलक्ष्य में वारी वार करी एक त्योहार है, मनाया जाता है आपका कहां पे, महाराष्ट्र। ये तो बहुत आसान था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही केवल मात्र ये है, और ये दोनों आपके गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया, आसान सा क्वेश्चन था ना, एकदम सिंपल सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है। चलो बताओ, सूर्य मंदिर बहुत आसान है, ये मैंने आपको करा भी रखा है एक बार, याद रखना। चलो बताओ, चलिए बताइए, सूर्य मंदिर कौन सा है, इसमें बहुत आसान क्वेश्चन है, ये पूछा गया था 2019 में, ठीक है। चलिए बताइए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, सूर्य मंदिर इसमें से कौन है, चलो बताओ, सूर्य मंदिर पूछा है, चलिए बताइए, बहुत आसान, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए क्या हो जाएगा, असरवल्ली आपका, बेटा ध्यान से देखना और सभी लोग ध्यानपूर्वक जवाब देते रहिएगा, याद रखना। क्लास चलेगी तो मैं आपको देख रहा हूंगा उस समय, याद रखिएगा। तो क्लास में सभी लोग उपस्थित रह करके सही पूर्वक जवाब यहाँ पे देंगे। तो क्या हो जाएगा, असरवल्ली आपका कौन सा है, यह आपका सूर्य मंदिर है अगर बात करें यहाँ पे, ठीक है। अमरकंटक की बात कराई जाए यहाँ पे तो यह जैन मंदिर आपका पड़ जाता है, और ओमकारेश्वर की बात करूं आप सभी को तो यह आपका शिव मंदिर है, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश में पड़ता है आपका, याद रखना, शिव मंदिर, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर केवल एक सही हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तमिल क्षेत्र के सिद्ध सत्तर एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न लगाते थे तथा जातीय अधिक्रमता को अस्वीकार करते थे। एकदम आसान क्वेश्चन, ये भी मैंने करा रखा है आप सभी को। चलो बताओ, ये क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है, ये पूछा गया था एक बार, तो आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट में मैंने आपको वहां पे कराया हुआ है। चलिए बताइए ध्यानपूर्वक, बहुत आसान है, ध्यानपूर्वक जवाब देंगे, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है ये, एकदम आसान, एकदम सिंपल। तो क्या हो जाएगा यहां पे, अगर बात किया जाए बेटा तो ऑप्शन नंबर यहां पे दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2, तमिल क्षेत्र के सिद्ध एकेश्वरवादी थे तथा मूर्तिकला की निंदा करते थे, और कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न लगाते थे तथा अधिक्रम को अस्वीकार करते थे, क्योंकि ये लोग ब्राह्मणवादी विचारधारा पे क्या करते थे, रोक लगाने का प्रचार कर रहे थे, याद रखना, रोक लगाया करते, ब्राह्मणवादी विचारधारा को नहीं फॉलो करते थे, इस वजह से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थलों में कौन सी बातें समान हैं। चलो, दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए थे, दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है, दोनों में शिलाकृत स्मारक हैं, उपयुक्त में से कौन से कथन यहाँ पे सही है। चलो बताओ, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, चलिए बताइएगा। आप लोगों के लिए बहुत आसान है, ध्यानपूर्वक जवाब दीजिए, बहुत आसान और बहुत सिंपल है आप लोगों के लिए। चलिए, इसमें क्या होगा, इसका राइट आंसर बहुत आसान और बहुत सिंपल और बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। चलो बताओ, एकदम आसान है, एकदम से आसान क्वेश्चन है ये। देखो, अब समझाता हूं, दोनों एक ही समय में बनी, कैसे एक समय में बनेगी। अजंता की गुफा अगर हम बात करें है आपका, तो यह 200 ईसा पूर्व, ठीक है, 200 ईसा पूर्व में आपकी इसका अगर बात किया जाए यहाँ पे, तो 200 ईसा पूर्व के आसपास का समय काल इसका निर्धारित किया जाता है, 200 ईसा पूर्व का, ठीक है, अजंता वाला। और अगर हम बात करें यहाँ पे महाबलीपुरम, तो ये 7वीं सदी में बन के तैयार होगा। तो 7वीं शताब्दी में बनेगा ये। इस वजह से आपका ये गलत हो गया, पहला वाला गलत हो गया। दूसरा वाला कह रहा है कि दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध, गलत हो जाएगा। अगर भाई अजंता की बात करें तो ये बुद्ध से संबंधित है, पहला वाला, ये वाला आपका बुद्ध से संबंधित है। और ये अगर महाबलीपुरम की बात करें तो हिंदू से संबंधित है, हिंदू धर्म। तो अलग अलग हो जाएगा, दोनों अलग अलग संप्रदायों से हैं, ठीक है, याद रखना, ये भी गलत हो गया। लेकिन याद रखना, दोनों में शिलाकृत स्मारक है, इस वजह से तीसरा दोनों का सही होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे केवल 3 सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत बेहतरीन और बहुत लाजवाब क्वेश्चन था ये, याद रखना सभी लोग, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से किस एक भाषा को शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। अब ये 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। चलिए, उड़िया, कोंकणी, भोजपुरी या असमिया, चलिए बताइए। और ये क्वेश्चन मैंने एक बार आपको करा भी रखा है, चलो बताओ। वहां पे मैंने बताया था आप सभी को 6 लैंग्वेजेज हैं जिनको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, ठीक है, याद रखिए। क्लासिकल लैंग्वेज, क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। उसमें से आपको 6 हैं, केवल भारत सरकार ने 6 को क्लासिकल लैंग्वेज दिया है। चलिए, तो यहाँ पे हाल ही इसमें से आपका उड़िया हो जाएगा, 2014 में इसको मिला है, ठीक है। 2014 में उड़िया को यहाँ पे क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, याद रखिएगा। 6 अन्य है, मैंने आपको पहले भी बता दिया था, उसमें कन्नड़ है आपका, ठीक है, तमिल है, तेलुगु है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें वहाँ पे, तो और भी यहाँ पे हैं, याद रखिएगा। मलयालम हो गया आपका, संस्कृत है, तो ये सारे, और यहाँ पे उड़िया है, तो ये 6 हैं टोटल, ठीक। चलो नेक्स्ट बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन, ध्यान से देखना। ये तो जादू हो गया, हो जा रहा है। चलो देखो, कह रहा है बेटा कि निम्नलिखित क्वेश्चन पे विचार कीजिए, ठीक। क्या विचार करना है, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा और ऊपर कर दिया जाए। चलिए, कह रहा है यहां पे कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तीर्थ स्थान अवस्थित श्रीशैलम, नल्लमल्ला पहाड़ियां, ओंकारेश्वर सतमाला पहाड़ियां, पुष्कर महादेवी पहाड़ियां। चलिए बताइए कौन सी युग्म यहाँ पे सही सुमेलित है, ध्यानपूर्वक बताना, बेहतरीन सा क्वेश्चन। चलिए, आसान सा है, याद रखना। चलो बताओ। देखो, अब देखो यहां पे, अब यहां पे ही आपको फंसा के पूछ लिया। शैलश्रम की अगर हम बात करें, ये नल्ला मल्ला पहाड़ियों पे है आपका, नल्ले मल्ला पहाड़ियां हैं, वहीं पे आपको मिलेंगी, ये आपका श्रीशैलम। ओमकारेश्वर आप सभी को पता है कि यह आपका मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश।
और अगर हम बात करें सतमाला पहाड़ियों का, तो इनका विस्तार आपका महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है कि नहीं? सतमाला पहाड़ियों का विस्तार जो आपका है वो आपका महाराष्ट्र में है। पुष्कर आप सभी को पता है भैया, ये कह रहा है महादेव पहाड़ियां, एकदम गलत हो जाएगा, क्योंकि पुष्कर आपका राजस्थान में पड़ता है। ये कहां है? राजस्थान, राजस्थान में अवस्थित है। और महादेव पहाड़ियां आपकी मध्य प्रदेश में अवस्थित है कि नहीं है? अगर हम बताएं यहां पे महादेव पहाड़ियों की अगर हम विस्तार देखा जाए तो आपका कहां पे है? वो एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। तो बेटा यहां पे बात आती है भैया कि भैया तो यहां पे पुष्कर वाला जो आपका है वो फिर किस पहाड़ी पे है? किसी पहाड़ी पे तो है पुष्कर का। तो चलो बता दो मुझे यहां पे कोई यहां पे कि किस पहाड़ी पे है? किसी को पता है कुछ यहां पे? आए बताइए, राजस्थान में कौन सी पहाड़ियां हैं? अरे भाई अरावली, ध्यान से समझना, अरावली पहाड़ियों पे अवस्थित है आपका ये। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा? अगर देखा जाए तो केवल एक ही सही होगा, ऑप्शन नंबर यहां पे ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा। ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया? भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, धौले स्थित शैलकृत हाथी, महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक, या उदयगिरी स्थित वराह मूर्ति। चलिए ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करा रखा है, ध्यानपूर्वक अगर जवाब दोगे तो आसानी से इस क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे। चलो बताओ, बहुत आसानी से ये क्वेश्चन मैंने करवा रखा है, आप सभी को याद रखना। चलिए अभी कल वाले, अभी 2-3 दिन पहले के टॉपिक में ये क्वेश्चन आया था, जब हम वहां पे आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे थे, वहां पे भी आपको 1-2 क्वेश्चन इसमें से पूछे गए थे। देखो यहां पे भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर की बात करें यहां पे तो 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण होगा। दूसरी तीसरी ईसा पूर्व शताब्दी, ईसा पूर्व में आपका निर्माण होता है धौले स्थित शैलकृत हाथी गुफा का। महाबलीपुरम के स्थित शैलकृत स्मारक आपका 7वीं शताब्दी का है, 7वीं शताब्दी का। और उदयगिरी वाला आपका गुप्त काल का है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, कितना आसान क्वेश्चन था ये। क्लियर हो गया सभी को? चलिए, अरे भाई महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक जो आपका है वो 7वीं से लेकर के 8वीं शताब्दी, लो भैया पूरा लिख लो नहीं तो कंफ्यूजन ना रहे, 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में आपका निर्माण इसका हुआ था, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट करती है दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी, पूर्वोत्तर भारत में बांस के हस्तशिल्प पर हाथ से किया गया चित्रांकन, भारत के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में ऊनी वस्त्र पर ठप्पे ब्लॉक से की गई चित्रकारी, या उत्तर पश्चिमी भारत में सजावटी रेशमी वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी। चलो बताओ, बेहतरीन और लाजवाब सा क्वेश्चन यहाँ पे कलमकारी चित्रकला से पूछा है क्वेश्चन। देखते हैं यहाँ पे इसका जवाब सही तरीके से कौन दे पाते हैं भैया। बहुत बेहतरीन और बहुत लाजवाब। चलो बताओ, एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान, ध्यानपूर्वक जवाब दीजिएगा। चलिए बताइएगा यहां पे। चलो, अरे भाई ये क्वेश्चन करवा भी रखे हैं, यहां से ध्यान से सुनना। तो अगर बात किया जाए यहां पे तो दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी को कहा जाता है कलमकारी चित्रकला, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर अगर देखें यहां पे तो ए इज द राइट आंसर, हैंड पेंटिंग ऑन कॉटन क्लॉथ इन साउथ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ध्यान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहां पे कि शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का एक चैत्र ग्रिगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों से किस एक के तदुरूप है? तो बताओ, 22 मार्च, 15 मई, 31 मार्च या 21 अप्रैल। इसको आप देख लीजिएगा एक बार ऑप्शन को। मैं यहाँ पे पानी पी लेता हूं, तब तक आप लोग यहाँ पे जवाब देंगे आसानी से। बेहतरीन सा क्वेश्चन है आपका, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलो बताओ, अरे शुरुआत पूछा है कब से होता है वही। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि चैत्र का महीना होगा ना, वो चैत्र वाला महीना कौन सा है?
अच्छा, डेट भी एकदम सिमिलर दे दिया है ना। चलो, तो 21 मार्च मानते हैं उसको, या फिर 22 मार्च कहा जाता है, चैत्र होता है आपका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसको ऐसे ही याद रखना, कुछ ज्यादा इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? राज परिवार के इस्तेमाल के लिए मस्जिद, अकबर का निजी प्रार्थना कक्ष है। फिर तीसरा ऑप्शन आपका बेटा कह रहा है यहां पे कि वह वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। फिर कह रहा है वह कमरा जिसमें विभिन्न धर्म वाले कुलीन जन धार्मिक बातों के विचारार्थ जमा होते थे। चलो बताओ, बेहतरीन सा क्वेश्चन है, याद रखना। चलिए बताइए, एकदम आसान और एकदम बेहतरीन। देखो, पेपर आज आपका 7 तारीख है, 8, 9, 10, 2 दिन बाद पेपर है आपका, तो आपको ध्यान से जवाब दीजिए। थोड़ा सा अब आपको काम क्या है, आपके पास अब कोई ज्यादा विशेष काम नहीं है, बस केवल आप अपने माइंड को मजबूत बनाइए, थोड़ा सा हैप्पी रहने का प्रयास करिए, स्ट्रेस मत लीजिए बिल्कुल भी। और वहां पे जितनी तैयारी हो गई है वही तैयारी अब आपकी काम आएगी। अब आपको नया कुछ भी नहीं देखना है, सारी वही चीजें हैं जो पुरानी हैं, वही उन्हीं को आपको, बस केवल उन्हीं चीजों को आपको अपने अंदर बस केवल उसी को टटोलते रहना है कि अच्छा मेरी यहां तक हो गया है, यहां पे हो गया है, ये तो अब कुछ नया मत पढ़ना। जो पुरानी चीजें हैं उन्हीं को देखते रहो, जो नोट्स हैं उन्हीं को हल्का फुल्का घुमाते रहो, ऐसे देखते रहो, बस केवल कुछ ज्यादा अब नया नहीं करना है, याद रखिएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था, उसी को कहते हैं यहाँ पे इबादत खाना। कहाँ था? फतेहपुर सीकरी में अवस्थित था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा कि भारत के संप्रतीक के नीचे उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय आदर्शोक्ति सत्यमेव जयते कहां से ली गई है? तो सत्यमेव जयते कहां से ली गई? एकदम आसान क्वेश्चन है। कठ उपनिषद है, छंदोग्य उपनिषद है, ऐतरेय उपनिषद है, या मंडूक उपनिषद है? चलो बताओ कहां से लिया गया है? एकदम आसान और एकदम सिंपल, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सोचिए, ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, 2015 में। चलो बताओ, ध्यानपूर्वक देखिएगा सभी लोग, और सभी के सभी यहां पे जवाब आसानी से देंगे और देते रहिएगा सभी के सभी लोग, ठीक है। और लाइक भी ठोकते रहिएगा आप लोग बीच बीच में, वहां पे याद रखना। चलिए, तो अगर यहां पे डिस्कशन किया जाए तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए बेटा। क्या हो जाएगा? मंडूको उपनिषद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां पे डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एकदम आसान और एकदम सिंपल सा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए, ठीक है। भद्राचलम, चंदेरी, कांचीपुरम, करनाल उपयुक्त में से पारंपरिक साड़ी वस्त्र उत्पादन के लिए विख्यात है। चलो बताओ, 4 है यहां पे, 4 में से कौन सा पारंपरिक साड़ियों के लिए विख्यात है? चलो बताओ, बहुत आसान और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है यहां पे। चलिए बताइए, इस पे एक क्लास और ले लेंगे आपका, तो आपका पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए, ध्यान से, आराम से, सोच समझ के, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान से सोचिएगा फिर जवाब दीजिएगा, ठीक है। चलो बताओ, मैं आपको बता दूंगा इसमें कि कौन कौन से है, बस केवल इतना याद रखना, भूले ना, जिससे दिमाग में आपके रहे, ठीक है। साड़ी उत्पादन के लिए अगर बात किया जाए यहां पे, तो देखो बेटा, इसमें आपका अगर बात करें हम यहां पे, तो चंदेरी और साथ ही साथ कांचीपुरम, ये दोनों पारंपरिक साड़ी या फिर वस्त्र उत्पादन के लिए विख्यात थे, ठीक है। याद रखना, भारत के निम्नलिखित नगरों की अगर हम बात करें यहां पे, तो चंदेरी और कांचीपुरम, ठीक है। अगर करनाल की हम बात करें यहां पे, आप सभी को पता है कि ये करनाल में क्या मिलता था सबसे ज्यादा? यह आपका विशेषकर करनाल वाला जो एरिया था वो जूते के लिए, ठीक है, जूते के लिए जाना जाता है कि करनाल में बहुत बेहतरीन जूते बनते थे उस समय, याद रखना, ठीक है। चलो, क्लियर हो गया आए? और आप सभी को तो भद्राचलम वगैरह, तो ये तो मंदिर वगैरह के फेमस है, सीताराम का मंदिर है वहां पे, बहुत बढ़िया सा एक मंदिर है सीताराम का, ठीक है, याद रखना। तो यहां पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? पंचायतन शब्द की बात आ रही है, बहुत आसान और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो बताओ भैया, पंचायतन
एकदम आसान है, इससे आसान क्वेश्चन बन नहीं सकता आप लोगों के लिए। पंचायतन कह रहा, पंचायतन शब्द किससे समझे? ग्राम के ज्येष्ठ जनों की सभा, धार्मिक संप्रदाय, मंदिर रचना शैली या प्रशासनिक अधिकारी। चलो बताओ, बहुत आसान और बहुत सिंपल। चलिए ध्यानपूर्वक बताइएगा बेटा, बहुत आसान है। अभी समझा देंगे पूरा का पूरा कि पंचायतन था क्या यहां पे, तो ध्यानपूर्वक पहले आप लोग बता लीजिए और फिर उसके बाद मैं बताऊंगा आप सभी को। चलो देखो, ध्यान से देखना। तो अगर हम यहां पे बात करें पंचायतन शब्द का, तो याद रखिएगा पंचायतन शब्द आपका मंदिर रचना शैली से है। अब कहोगे सर पंचायतन मतलब होता क्या था? ये मंदिर संरचना शैली हुआ करती थी। अब इसमें क्या होता था, जैसे बताता हूं आप सभी को। देखो यहां पे देखो ध्यान से, क्या होता था, बीच में एक मुख्य मंदिर बनाया जाता था। मान लो ऐसे आपका, ये आपका मुख्य मंदिर हो गया। मंदिर बहुत अच्छा नहीं, घर की तरह बना दे रहा हूं, समझ जाना बस, कर समझने के लिए बातें हैं, ठीक है। मान लो ये आपका मंदिर हो गया, ठीक है, मान लो ये आपका मंदिर हो गया, ठीक है, जो भी है आपका यहां पे इस तरीके से आपका मंदिर हो गया। अब इसी के बीच में, अब इसी के किनारे एक मंदिर छोटा सा, ऐसे छोटा सा एक मंदिर यहां बन जाएगा, एक मंदिर छोटा सा यहां बन जाएगा, एक मंदिर छोटा सा यहां बन जाएगा, एक ऐसे ही छोटा सा मंदिर यहां बन जाएगा। इसी को कहा गया पंचायतन, ठीक है, पंचायतन। पंचायतन शैली, 5 मंदिरों का समूह, इसी को कहते हैं बेटा 5 मंदिरों का समूह, इसी को कहा जाता है। जिसमें मुख्य मंदिर जो होता है वो 4 छोटे छोटे मंदिरों से घिरा होता था, इसी को कहा गया बेटा पंचायतन, ठीक है, शैली। तो यहां तक मंदिर स्थापत्य की एक शैली थी आपकी पंचायतन वाली, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय क्षण दर्शन का भाग नहीं है? ठीक है, मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक, लोकायत और कापलिक, और सांख्य और योग। चलो बताओ, क्षण दर्शन का, ठीक है, क्षण दर्शन का यहां पे पार्ट नहीं है, वो पूछा है 2014 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ध्यान से बताना। चलो याद रखिएगा, क्षण दर्शन का मतलब याद रखना सभी लोग यहां पे, ठीक है। चलिए, अरे मैंने पढ़ाया था आपको क्षण दर्शन, 6 बताए थे उसमें भी मैंने आपको कि 6 दर्शन के पार्ट आएंगे आपके। तो देखो यहाँ पे लोकायत और कापलिक, ठीक है, लोकायत और कापलिक ये दोनों आपके देखा जाए यहाँ पे तो भौतिकवादी विचारधारा के हैं, अनास्तिक हुआ करते थे यहाँ पे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आज के मुझे लगता है कि क्वेश्चन समाप्त हो गए होंगे बेटा, ठीक है। अब आज छोटा ही सेशन रख रहे हैं क्योंकि आप लोग का पेपर भी है, तो अब थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस ना दिया जाए आप लोगों को, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को ही समझाई जाए जो इंपॉर्टेंट सी है। तो प्रीवियस वाले क्वेश्चंस कुछ आपको लगवा दे रहा हूं, और सभी को पता है कि हर साल लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपके आर्ट एंड कल्चर से पूछे जाते हैं। तो 18 क्वेश्चन, 6 तरीक 18, तो 3 साल का ऐसे ही आपका डिस्कस हो गया अगर हम एक बार कवर देखा जाए इस तरीके से। तो 3 साल का लगभग आपका डिस्कस यहाँ पे मैंने कर दिया है, और कल की क्लास में भी आपको डिस्कस कर लूंगा, वहां थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन कर दूंगा, 25-30 क्वेश्चन वहां डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पे बेटा एंड करेंगे। बस इतना याद रखिएगा सभी लोग, पेपर आपका बहुत ही नजदीक है, आपके पास 48 घंटे मतलब 50 घंटे 55 घंटे बचे हुए हैं आपके तैयारी के आपके पास। तो उनको आप, घंटे का मतलब हो गया टोटल नहीं, टोटल आवर्स बचे हैं पेपर देने के लिए, तैयारी करने के नहीं, मतलब सब कुछ मिला करके उसमें टोटल आवर्स आपके पास इतना ही बचा है। तो आप लोग उसका यूज ऐसे करना है आप सभी को। पहली बात तो ये याद रखिएगा कि पेपर के एक दिन पहले कुछ मत पढ़ना, कुछ भी मत देखना, वहां पे जो अपने खुद के नोट्स लिखे गए हैं उन्हीं को बस थोड़ा बहुत देखते रहना केवल, बस, ठीक है। ये नहीं कि ये प्रेशर बना के कोई कह दिया, वहां पे कोई दोस्त मिला आपको चाय पीते वक्त कि भैया यार ये भी पढ़ लो, यहाँ से क्वेश्चन है, तो कुछ भी पढ़ने की अब आवश्यकता नहीं है आप सभी को। आज अगर 7 तारीख है तो आपको कुछ भी अब करने की, नई चीजों को छूने की आवश्यकता नहीं है। चाहे जो वो कहे, कोई पीडीएफ वगैरह है अगर आपके पास क्वेश्चन आंसर है तो उसको लगा भले लीजिए, लेकिन कुछ नया ट्राई करने का अब मत करना। और ये भी याद रखिएगा सभी लोग, पेपर में आप सभी को केवल आपको
यहाँ पे 52 क्वेश्चंस आपको सही करने हैं, एकदम सही वाले। मैं आपको सेफ जोन में लेके चलता हूं, कोई कट ऑफ का कोई भरोसा नहीं है, 51 भी आ सकता है, 50 भी हो सकता है, वैसे विशेष करके 100 के अंदर ही कट ऑफ रहते हैं 100 नंबर के। लेकिन आपको 52 क्वेश्चन इतना मान के चलना है कि 52 क्वेश्चन एकदम आपका एक्यूरेट सही होना चाहिए। बहुत ज्यादा क्वेश्चन के चक्कर में मत पड़िएगा कि हम 80 मार दें, 90 मार दें, 92 मार के चले आए, तो इसके चक्कर में कभी मत पड़ना। अगर एक्यूरेट आपका 60 क्वेश्चन आपने सही कर दिया तो आगे आपको टच करने की आवश्यकता नहीं है, छोड़ देने की आवश्यकता वहीं पे, क्योंकि आगे अगर आपने टच किया तो वो क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। अगर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहे हैं तो आगे टच मत करना, याद रखिएगा। तो इतना ही गोल रख के चलना है आपको कि आपको केवल देखो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपको निकालना, क्वालिफाई करना, आपको ये थोड़ी ना साबित दिखाना है कि हमने इतना नंबर हासिल किया, ठीक है, ये नहीं करना, क्वालिफाई करना। ये काम मेंस में करिए, अच्छे से टॉपर्स बनिए मेंस में, याद रखना। तो ये याद रखिएगा सभी लोग। तो पीटी एग्जामिनेशन क्योंकि थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल होता है, ठीक है, क्योंकि कभी भी ऐसा लगता है कि मैंने तो इतना ज्यादा करके आया, सही है मेरा, लेकिन वहां पे माइनस मार्किंग हो जाती है और सिलेक्शन ही पक्का नहीं हो पाता, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस सेशन बेटा। अगर आप लोगों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो ले लीजिए सब्सक्रिप्शन आप लोग, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के फायदे बहुत सारे हैं। आप लोगों को पता है कि टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है, कुछ जानकारी मेरे बारे में है और ये कुछ सारी चीजें हैं, देख लीजिएगा। इस बार रैंक भी बहुत अच्छा आया है एक लर्नर का, और बहुत सारे लर्नर ने यहाँ पे सफलता भी हासिल की है। लगभग 165 प्लस बच्चों ने यहाँ पे सफलता हासिल की है अनअकैडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ करके, याद रखिएगा। तो आप भी जुड़ सकते हैं यहाँ पे, ये कॉम्बेट पुराना है आपका। और यहाँ पे यूपीएससी सीएससी अनलिमिटेड सरप्राइज आ चुका है आप लोगों के लिए। यहाँ पे 10,000 की बुक है ये, अगर आप लोग वहाँ पे 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको फ्री में मिल जाएगी ये। लोन की सुविधा उपलब्ध है आप लोगों के लिए। प्लस और आइकॉनिक के 2 सब्सक्रिप्शन है, प्लस से बेहतर आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे आप सभी को 1% एडवाइजर देखने को मिलता है। दोनों सब्सक्रिप्शनों पर आप सभी को 10% का ऑफ मिलेगा अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करेंगे ANK06, तो आपको 10% का ऑफ मिलेगा। सेम कोड से आप लोगों को ऑप्शनल में भी ऑफ मिलेगा, याद रखिएगा। और यहाँ पे आप लोगों के लिए फ्री टेस्ट सीरीज भी आ चुकी है, ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा आप सभी को। 6 तारीख से और 6 अक्टूबर को बैच, मतलब कल से एक बैच स्टार्ट किया गया है, और ये आने वाले बैचेज हैं, याद रखना। तो और यहाँ पे वीकेंड वाला ये हुआ था 2 अक्टूबर को, नेक्स्ट वाला जब होगा तो आपको बता दिया जाएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय, टेक केयर। जाते जाते बस यही उम्मीद रहती है आप सभी से कि आप लोग लाइक कर देंगे सेशन को, और सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक योर एग्जामिनेशन। बस ध्यान से रहिएगा घर पे, बस खाली अपने माइंड को डाइवर्ट मत करना, और ये अपने आप पे आत्मविश्वास रखना कि इस बार का हमको पेपर फोड़ करके आना है, याद रखना। तो बस स्ट्रेस मत लेना सभी लोग, आराम से सो, रात में 10 बजे तक सो जाओ, 10-11 बजे, और सुबह सुबह 5 बजे 6 बजे उठ जाओ आराम से, जिससे आपका मॉर्निंग अच्छा हो जाए और पेपर आपका अच्छा हो, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर। इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा, मॉर्निंग जरूर सही करिएगा, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।